नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डायमंड अकेडमी 245 पर स्वागत। दोस्तों, आज हम चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। एक छोटी सी रोशन की कहानी है। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नई सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और ठोकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्र। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने। एक बहुत बड़ा राज्य, एक सम्राट, शेरों वाला स्तंभ। हमने जिन शेरों के चित्र रुपये पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में हमने अध्याय 6 में पढ़ा था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि अभिलेखों में क्या लिखा है, यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि उनके राज्यों को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है यूपीएससी में कि अशोक चंद्रगुप्त साम्राज्य की स्थापना कितने वर्ष पहले या कितने साल पहले हुई थी। 2300 साल पहले की गई। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में काले बिंदु से दिखाया गया है दोस्तों, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी, शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य में बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार कर जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते हुए थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी। दोस्तों, आज भी ऐसा हो रहा है। आप उत्तर प्रदेश में हैं तो यहाँ पर खान पीन कुछ और है। पंजाब में जाएंगे, वहाँ कुछ और है। भाषा भी कुछ अलग है, खान पान भी कुछ अलग है। दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं वंश। वंश क्या था? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए: चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वंश किसे कहते हैं ऐसा पूछ सकता है, आप दोस्तों लिख सकते हैं। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे: चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। दोस्तों, ये आप उदाहरण तौर पर भी लिख सकते हैं।
उज्जैन, तक्षशिला, कुछ तो विजिबल नहीं हो रहा है लेकिन ये तक्षशिला लिखा हुआ है। पाटलिपुत्र, अब दोस्तों इसमें बहुत अच्छा ही टॉपिक है, राज्य से साम्राज्य कैसे भिन्न है। तो बहुत ही अच्छी हेडलाइन है, राज्य से साम्राज्य कैसे भिन्न है। क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन, मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें कई अधिकारियों का वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक, संदेशवाहक वो होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे कि कौन सा कार्य अधिकारी काम कर रहा है, कौन सा घूस ले रहा है, कौन सा काम नहीं कर रहा है। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां पर राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन और कर भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए। नजराना क्या है दोस्तों, यूपीएससी कई बार पूछ चुका है। नजराना, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से देते। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटस का राजदूत मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित होते हैं का एक झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता है। जो राजा होता था वो रथ पर बैठता था, बाकी उसके जो सैनिक होते थे उसके सोने हाथी, सोने से सजे हुए हाथी, फूल मालाओं से सजे हुए, उस पर सैनिक बैठे हुए, राजा आगे आगे उसके पीछे सैनिक चलते थे।
कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। छोटे छोटे पेड़ कुछ सैनिक लेकर चलते थे, उस पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड होता था। हे राजा कैसे हो, हे राजन कैसे हो, जो भी ऐसे बोलते होंगे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने से पहले 8 नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते। उनको हत्या का डर था, इसलिए एक कमरे में लगातार नहीं सोते। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। पटना यह यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, इसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों से बने बसेरों से घिरा है। दोस्तों फिर हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक था। नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, हाथी दांत, लकड़ी, मधु यानी शहद, मोम जैसी चीज़ें ला कर देते थे। अशोक एक अनोखा शब्द। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्रह्म लिपि में हैं। अशोक का कलिंग युद्ध। दोस्तों इसको हम पढ़ लेते हैं, छोटा सा है। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ, क्योंकि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और शर्मण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगी संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दास और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वो भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने परिजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। हम मतलब दोस्तों धर्म, जैसे आज भी कुछ चीज़ें हैं। दोस्तों ये धर्म था। धर्म, मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से अच्छा है। यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में है, इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बाद उन्होंने यह सोचना कि चाहा कि धर्म को कैसे बढ़ाए। हम संस्कृत शब्द का धर्म का प्राकृतिक रूप। धर्म का दोस्तों क्या है? प्राकृतिक रूप। संस्कृत में धर्म का संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक, ये पूछा जा सकता है, आप लिख सकते हैं। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन, जो कलिंग है तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। हम लोग मानचित्र में भी देखेंगे। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध में भी तिसड़ा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं। अशोक का धम्म क्या था? दोस्तों ये
बहुत अच्छी हेडलाइन है, पूछी जा सकती है यूपीएससी में। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा के निर्देश को वह बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। वह ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य से अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। उनके अलावा परिवार में और पड़ोसियों के बीच में झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, कि इसलिए उन्होंने हम महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर हम की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में दूत भेजे। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों की धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बढ़ाई और दूसरों धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर। अपनी प्रजा के लिए अशोक की संतोष। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्मदिन पर, जब वे यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। एक कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ हैं। ये सब अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों को आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा कर्मणों को दान देना, अपने धर्म की अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए इसका आदर। लिपि। ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख। ये आरंभिक ब्राह्मी लिपि है, जो आ है। ये देवनागरी लिपि है, ये भी आ है। बांग्ला लिपि है, ये भी आ है। मलयालम लिपि, ये भी आ है। और तमिल है, ये भी आ। तो हर लिपि में कुछ न कुछ सामान्यताएं दिख रही हैं, लेकिन कुल मिला के शब्द एक ही है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि चैप्टर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।